Hello everyone, I have welcomed you to Civil Spotlight, and today we are going to discuss the doubly reinforced beam. This is lecture 2 part 2. Before beginning, this is all about me, myself Piyush Sharma. I'm here to help you for the competitive exam. So let's begin our lecture on doubly reinforced beams. सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि नाम से पता चल गया कि डबली रीइंफोर्स्ड बीम का मतलब क्या है। अरे दो बार दो साइड में रीइंफोर्समेंट। अगर ये बीम थी, अभी तक सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में हमने नीचे रीइंफोर्समेंट दी थी, अब साथ साथ में इसमें कंप्रेशन जोन में भी आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हो, तो ऐसी बीम्स को क्या कहते हैं? डबली रीइंफोर्स्ड बीम्स कहते हैं। ओके, सबसे पहला वर्ड समझ में आएगा डबली रीइंफोर्स्ड का मतलब क्या है। अब बात करते हैं कहाँ ज़रूरी है, कहाँ हमें ज़रूरत पड़ रही है कि डबली रीइंफोर्स्ड बीम से डिज़ाइन किया जाए। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है, जहाँ अगर आपको बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो उसके लिए डबली रीइंफोर्स्ड बीम बना सकते हो। अगर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप विड्थ और डेप्थ इसको इंक्रीज कर दो, या फिर आप इसको डबली रीइंफोर्स कर दो। ऐसा करने से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बीम बढ़ जाता है। अब बात करते हैं साइज़ की। साइज़ अगर रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि विड्थ और डेप्थ, कई बार एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू और कई बार टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि सपोज करो हमने ऊपर डिज़ाइंस देखे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में 600 mm, 800 mm, यहाँ तक भी हम पहुँच जा रहे हैं 700 mm। ये बहुत ज़्यादा होती है अपने आप में, इससे ज़्यादा जा रहे हो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कई बार एस्थेटिकली छोटी बीम चाहिए होती है, तो क्या करोगे? यू नीड टू ऑप्ट फॉर डबली रीइंफोर्स्ड बीम। अब साइज रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो उसमें जो कंप्रेशन है ना यहाँ पे कंक्रीट का, वो अब कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट भी उसमें हेल्प करेगी, तो ज़्यादा कंप्रेशन अब लिया जा सकेगा, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ गया। तो व्हेन साइज इज रिस्ट्रिक्टेड। थर्ड इज वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप कंटिन्यूस बीम लो या कंटिन्यूस स्ट्रक्चर लो, तो जहाँ पे ये इंटरमीडिएट होता है, यहाँ पे आपको पता है बेंडिंग मोमेंट जो है थोड़ा सा चेंज होता है, तो दिस इज द प्लेस वेयर दिस चेंजेस साइन, इट इज एडवाइजेबल टू यूज डबली रीइंफोर्स्ड बीम। अच्छा, अर्थक्वेक रीजन्स का आपको पता है कि यार कुछ एक्सेलरेशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कहीं भी जा सकता है। इट्स बेटर टू हैव मोर डक्टाइल स्ट्रक्चर देन टू हैव मोर ब्रिटल वन, तो उस वजह से स्ट्रक्चर के फेलियर होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डक्टिलिटी इट्स बेटर टू यूज मोर स्टील, हैंस प्रेफरेंसेस फॉर डबली रीइंफोर्स्ड बीम। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे अर्थक्वेक जोन्स हैं इंडिया में, तो जोन 5 जो है काफ़ी उसे कहते हैं कि अर्थक्वेक प्रोन जोन हो गया। तो ये जोन जो 5 है, यहाँ बेटर होता है कि हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम ही यूज़ करें। एक और है टू रिड्यूस द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। आप भले ही से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपने जो रिक्वायर्ड है वो अचीव कर लिया, बट डिफ्लेक्शन इज देयर। इफ यू वांट टू कर्टेल दैट डिफ्लेक्शन, वन कैन चूज द डबली रीइंफोर्स्ड बीम। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो जिसकी वजह से डबली रीइंफोर्स्ड बीम में एक अलग कैरेक्टर को भी उन्हें डील करना पड़ता है, दैट इज सेफ्टी अगेंस्ट रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है। अब देखो, आप वर्ड पढ़ रहे हो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, इसका मतलब क्या है? साफ तौर पे ऐसी बीम जहाँ पे अभी कंप्रेशन था, नीचे टेंशन था, यही पढ़ते हैं। हो सकता है ड्यू टू सम रीजंस हियर इट कम्स एज टेंशन एंड कंप्रेशन, तो क्या करोगे? तो इट इज़ बेटर टू हैव डबली रीइंफोर्स्ड बीम दैट कैन डील विद सच काइंड ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। तो ये कब होता है, किस कंडीशन में होगा? विंड फोर्सेस में। विंड फोर्सेस में कैसे? सपोज करो एक स्ट्रक्चर है कोस्टल एरिया में जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है, अब स्ट्रक्चर है यहाँ बहुत ज़्यादा विंड ब्लो कर रही है हाई स्पीड से। हाई स्पीड मतलब लो प्रेशर। अब अंदर तो लो जो स्ट्रक्चर था इसके अंदर तो हाई प्रेशर होगा, तो ये स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर अपलिफ्ट का एक प्रेशर लग जाएगा। अपलिफ्ट का प्रेशर लगेगा तो हो सकता है आपने यहाँ जो बीम बनाई है वो ऐसे डिफ्लेक्ट करे। ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी तो बताओ टेंशन कहाँ आ गया? ऊपर आ गया, कंप्रेशन नीचे चला गया। आ रही बात समझ में? तो सच केसेस could be possible because of wind forces, seismic forces and temperature stresses. Temperature stresses में भी स्पेशली उन एरियाज में जहाँ डायअर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर मिलता है, मतलब कि दिन में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है और रात को बहुत ही कम टेम्परेचर होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल, अगर डिस्कवरी वगैरह आपने देखा होगा तो एक उन्होंने होटल बनाया था
एक ऐसा होटल बनाया था, स्टील स्ट्रक्चर भी था, तो उसके अंदर भी उन्होंने एक बात कही थी कि डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, आबू धाबी है, यूएई में है ये, दुबई में। सो दुबई में भी देखा जाए तो वो है तो कोस्टल एरिया में, डेजर्ट पार्ट भी है, दिन में बहुत ज़बरदस्त टेम्परेचर, रात को टेम्परेचर बहुत गिर भी जाता है, सो दैट दे हैव टू डील विद दी एक्सट्रीम टेम्परेचर स्ट्रेसेस। एक और रीज़न है जिसकी वजह से डबली रीइंफोर्स्ड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ टू रेजिस्ट द एक्सेंट्रिक लोडिंग। एक्सेंट्रिक क्या होती है? जो थोड़ी सी सेंटर से डेविएटेड हो। तो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन माइंड। ये डायरेक्टली आप मार्क कर देना, एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाता है 3-4 साल में, हाई पूछ ही लेते हैं ये कि डबली रीइंफोर्स्ड बीम कहाँ यूज़ करें, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से लिखा है, जितने ऑप्शन आज तक पूछे गए हैं सारे मैंने मर्ज करके यहाँ लिख दिए गए। अब डबली रीइंफोर्स्ड बीम दिखती कैसे है रियल लाइफ में, तो उसका एक 2 पिक्स हैं यहाँ पे देखिए। जैसे कि ये फ्लोर है, इसके ऊपर ये डबली रीइंफोर्स्ड बीम है। अब इसके ऊपर फोम वर्क लगाएंगे, यानी कि वो बल्ली फंटे या मेटल का, फिर इसके अंदर कंक्रीट पोर करेंगे और इसको कास्ट कर देंगे। सो यू कैन सी यहाँ टॉप में देखो रीइंफोर्समेंट है, मेन रीइंफोर्समेंट ये जा रही है, और नीचे भी मेन रीइंफोर्समेंट जा रही है, ठीक है। साथ में ये जो आप देख रहे हो जो मैंने बनाई है, इसे ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इसको भी जब हम शेयर में पढ़ेंगे तब अच्छे से देखेंगे, बट इसके 2 काम है, एक तो शेयर को भी रोकता है और दूसरा ये इनको भी इंटैक्ट करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस अदर पिक यू कैन सी वेरी क्लियरली कि ये देखो, ये ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट है, ये मेन रीइंफोर्समेंट हो गई नीचे वाली, ये ऊपर वाली कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट हो गई। सो इस तरीके से आई होप यू गेट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डबली रीइंफोर्स्ड बीम शुड लुक लाइक। एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मुझे लगा कि यहाँ मेंशन करना चाहिए, वो ये है कि अपने को जो कंप्रेशन स्टील है उसमें हर हाल में Fe415 यूज़ करना है, Fe250 यूज़ नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि Fe415 या Fe500 उनको यूज़ करो एज कंप्रेशन स्टील, नॉट द Fe250। अब क्योंकि हमें समझना है हाउ टू डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू डबली रीइंफोर्स्ड बीम, तो सबसे पहले अजम्पशंस जो हैं उनको समझना पड़ेगा। तो अजम्पशन समझने के लिए जो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के अजम्पशंस थे वो सेम टू सेम यहाँ पे वैलिड हैं। तो मैं उनको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, बट it is advisable to go to that previous lecture and follow all those assumptions in detail if you have not seen that lecture. So this is my advice. So let me show you the assumption for doubly reinforced beam. यहाँ देखें, plane section remains plane even after bending. इसका सीधा क्या मतलब है डबली रीइंफोर्स्ड बीम के लिए कि स्ट्रेन इज लीनियर। बात पक्की है। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन केस ऑफ बेंडिंग इज 0.0035, वही सेम चल रहा है। और टेंसाइल स्ट्रेन कंक्रीट में क्या लेंगे? 0, यानी कि सारा का सारा टेंशन कौन खा जाएगा? रीइंफोर्समेंट। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व stress strain graph accepted by IS 456-2000 shown in figure 21. The stress curve for concrete is shown in figure 22. तो डबली reinforced बीम के लिए जो स्ट्रेस इन कंक्रीट है, स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर है, वो यही रहने वाला है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है कंक्रीट का वो यही रहने वाला है। कंक्रीट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और सेम बात जो हमने वहाँ पर रिपीट की थी कि डिज़ाइन पर्पज़ के लिए हम सबसे पहले सेफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे जो कि 0.67 FCK होता है। फिर इसको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 1.5 एंड वी गेट दिस थिंग। ये तो हो गया कंक्रीट से रिलेटेड, क्योंकि कंक्रीट में तो कोई चेंज नहीं आया। तो फिर चेंज किस में आया है सर? ऑब्वियसली स्टील हमने एक्स्ट्रा डाली है, उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो जो स्ट्रेस होगा रीइंफोर्समेंट में वो कुछ इस तरीके से, जो 23A है फिगर 23, ये वैसे Fe250 का है, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ। कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट में से यूज़ मत करना, टेंसाइल में कर लेते हैं, बट इन जनरल अगर डबली डिज़ाइन कर रहे हो तो इट इज एडवाइजेबल टू यूज़ Fe415 एंड अबव इन बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन, ठीक है। सो अगेन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है स्टील की, दैट इज़ 1.15 ही रहने वाली है। तो डिज़ाइन स्ट्रेस क्या हो गया? Fi डिवाइडेड बाय 1.15, दैट इज़ मेकिंग इट 0.87 Fy। अगेन जो टेंसाइल पोर्शन है
उसमें जो स्ट्रेन होने वाला है वो किससे बड़ा नहीं होना चाहिए, Fy डिवाइड बाई 1.15 ES प्लस 0.002, इससे ज़्यादा होना चाहिए बेसिकली फॉर टू एक्सेप्ट कि हाँ अब फेलियर जो है इसमें आ गया है टेंसाइल रीइंफोर्समेंट में। बिल्कुल सेम टू सेम जितने भी हमारे अजम्पशंस थे सारों को मैं यूज़ कर रहा हूँ अगेन फॉर द डबली रीइंफोर्स्ड बीम। अब जब सेम अजम्पशन है तो उसके बाद एनालिसिस देखते हैं कि किस तरीके से डबली रीइंफोर्स्ड बीम की एनालिसिस हुई है। सपोज करो ये एक डबली रीइंफोर्स्ड बीम है, यहाँ पे अब मैं बुक्स में जैसे लिखा वैसे नहीं लिखूंगा बिकॉज नाउ यू आर प्रिटी मच नोइंग अबाउट दीज थिंग्स कि हम स्मॉल बी से या कैपिटल बी से विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ डी डैश एक नया इंट्रोडक्शन है, डी आपको पता ही है, सेम सारे नोटेशंस वही हैं, कोई अलग नहीं कर यूज़ कर रहे हैं। डी इफेक्टिव डेप्थ है, डी डैश इज़ द क्लियर कवर ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट, मेन कंप्रेसिव रीइंफोर्समेंट, मेन कंप्रेसिव रीइंफोर्समेंट, सीधा वर्ड, दैट इज डी डैश। तो अगेन स्ट्रेन इज लीनियर, अब ये भी देखा अजम्पशन, तो स्ट्रेन को लीनियर कर देते हैं। यहाँ स्ट्रेन को लीनियर करोगे ऊपर वाला तो 0.0035 ही रहना है, तो अब सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा के स्ट्रेन एट द पॉइंट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील निकाल सकते हो। यू कैन ऑल्सो फाइंड द स्ट्रेस इन द कॉन्क्रीट ऑल्सो। तो सेम हमारा वही फिगर यूज करना है हमें, पैराबोला अप टू 0.002 स्ट्रेन, देन इट इज a rectangular portion. So this height is 0.42 XU, this is 0.45 FCK, this is C2, this is C1, this is 0.87 FY. तो ASC भी मैं काफ़ी बार कैलकुलेशन में यूज़ करूँगा, दैट इज़ एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील एंड डी डैश। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ कि क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती। सबसे पहले आपको एनालिसिस में क्या करना है, सबसे पहले तो भाई निकाल लो लिमिटिंग डेप्थ। लिमिटिंग डेप्थ के अंदर कोई चेंज मिलेगा नहीं सर, कोई चेंज नहीं है, वही सिंगली रीइंफोर्स्ड वाला चल रहा है, 0.53D, 0.48D एंड 0.46D। किस किस के लिए, FE250, 415 एंड FE500। सो दिस इज अ गुड थिंग, वी डोंट हैव टू लर्न अ न्यू थिंग। डबली रीइंफोर्स्ड बीम में कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो इट इज मोर और लेस लाइक ऑल द स्टेप्स आर सेम एज दैट ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। तो अब बात करते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की। अपन ने एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का एक, मैं कहता था यार मेन फॉर्मूला याद करो, दैट इज कंप्रेशन इज इक्वल्स टू टेंशन, और उसके अकॉर्डिंग निकालते चलो। ये नीचे ऊपर मैं कभी भी ऐसे मार्क करके नहीं बोलता इसे रटो, रट सकते हो बहुत ही बढ़िया, पर मेरे को लगता है समझने के बाद कंप्रेशन इज इक्वल्स टू टेंशन ये याद हो ही जाता है और इसके अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं। तो देखो कैसे, अगर हमने डबली रीइंफोर्स्ड बीम को ध्यान से देखा है तो उसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं। पहले तो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, ये डबली रीइंफोर्स्ड बीम थी तो इसको अपन ने टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। एक तो आ गया सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम प्लस, क्योंकि कंक्रीट का सारा पोर्शन तो ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में चला गया, और ये जो टोटल AST था हमने कहा चलो इसका एक पार्ट AST1 बन के इधर आ गया। ओके, ये तो हो गई सिंगली रीइंफोर्स्ड, प्लस एक इमेजिनरी कंक्रीट वाला बॉक्स, ब्लॉक या शेप कुछ भी कह लो, ऊपर दे दी कंप्रेशन स्टील और बचा कुछ AST2 यानी कि एरिया ऑफ टेंशन स्टील 2 यहाँ नीचे लगा दिया। AST1 प्लस AST2 इज इक्वल्स टू AST, यानी कि टोटल टेंशन एरिया के बराबर होंगे ये दोनों। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। अब इसी चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ मैं, 0.36 FCK B इंटू XU, ये तो आपने पढ़ा हुआ है बिल्कुल, कंप्रेशन 1। C2 क्या हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ, ओके यहाँ बोलोगे सर इसके अंदर जो स्ट्रेस आया है इनटू एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, जो स्टील के बराबर जो एरिया है वो असलियत में एग्जिस्ट नहीं करता है कंक्रीट में, जो यहाँ हमने कंसिडर कर लिया है, तो उसको माइनस कर देते हैं, तो उसको माइनस कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील इनटू द स्ट्रेस इंट्रोड्यूस्ड इनटू कंप्रेशन स्टील, उसको किससे डिनोट कर रहा हूँ, FSC से। आप चाहो तो लिख लेना, मैं नहीं लिखूंगा, बस मैं बोलूंगा, आपको बता रहा हूँ। FSC इज स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील। ओके, वी गॉट इट। ASC इज एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, और कंक्रीट कितना हटाना है हमको, इक्वल टू दैट ऑफ कंप्रेशन स्टील, सही बात है, और उसमें स्ट्रेस कितना है 0.45 FCK, तो हमने इतना पोर्शन हटा दिया टोटल में से। आ गया, ये दोनों टेंशन के बराबर होना चाहिए। टेंशन क्या है, 0.87 FY इंटू
AST, दैट्स इट। अब हमने ये सब कर लिया। जब हमने एक चीज़ सीखी थी, जब आपने लिमिटिंग डेप्थ निकाल ली, एक्चुअल डेप्थ निकाली, तो दोनों को कंपेयर करना चाहिए। कंपेयर करोगे एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग की, अगर एक्सयू कम है तो अंडर रीइंफोर्स्ड, बराबर है तो बैलेंस्ड या लिमिटिंग सेक्शन, और अगर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सयू लिमिटिंग से बड़ी है तो इट इज ओवर रीइंफोर्स्ड। क्या ओवर रीइंफोर्स्ड डिजाइन करते हैं हम लोग? नहीं सर, कभी नहीं। इसी तरीके से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम को ब्रेक कर रहे हैं, पहले एक सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, और इस टोटल एरिया ऑफ टेंशन स्टील में से कुछ पोर्शन को AST1 का नाम दे रहे हैं और दूसरा पोर्शन जो है उसको AST2 का नाम दे रहे हैं, एंड वी आर राइटिंग इट एज दिस थिंग। अब हम बात करते हैं C2 एंड दिस इज T2 की। T2 के फॉर्म में मतलब टेंशन फोर्स इन द AST2 टेंशन पार्ट, T1 मतलब फोर्स इन द AST1 पार्ट। आ गई बात समझ में? तो कंप्रेशन 1 क्या है? 0.36 FCK B इंटू XU, ठीक है सर। T1 0.87 FY इंटू AST1, बिल्कुल। यहाँ पे कंप्रेशन 2 क्या होगा? एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेस इन द कंप्रेशन स्टील, सो स्ट्रेस इनटू एरिया इज फोर्स, मिला ना कंप्रेसिव फोर्स, माइनस कर दो क्योंकि इसके इक्वलेंट कंक्रीट का एरिया हटाना भी तो पड़ेगा मेरे को, तो हटा दिया, माइनस 0.45 FCK इंटू ASC। यहाँ पे जो आपने अननेसेसरी, या तो आप बिल्कुल यहीं पे हटा दो, समझ रहे हो बात को? अब यहाँ हटाओगे तो यार यहाँ पे क्या लीवर आर्म जो है ना, थोड़ा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इससे अच्छा अपन यहाँ हटाएं। इसी वजह से इंजीनियर्स ने जो ये नेगेटिव वाला पोर्शन है इसको यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि ये इसी के लेवल पे है, तो हमारा लीवर आर्म जो है उसमें बड़ा चेंज नहीं आता है। अब आप इसका लीवर आर्म देख लो कैसे। अब आपने सिंगली रीइंफोर्स बीम का तो याद होगा ही, इसका लीवर आर्म क्या होता था, यहाँ से यहाँ तक D माइनस 0.42 XU, कि नहीं? और इसका लीवर आर्म क्या होगा? T2 और C2 के बीच का, दैट इज D माइनस D डैश, क्योंकि D डैश ऊपर से, तो D माइनस D डैश इज माई लीवर आर्म। अब बताओ मुझे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज सर फोर्स इंटू लीवर आर्म, ठीक है, फोर्स इंटू लीवर आर्म। कर देते हैं सर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल बेसिकली कैसे आ जाएगा। 0.36 FCK B इंटू XU बन गया सर फोर्स, लीवर आर्म इज D माइनस 0.42 XU। सर ये तो कॉन्क्रीट के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्रेशन जो है वो इसकी वजह से भी है, तो ASC इंटू FSC माइनस 0.45 FCK इंटू ASC, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? इसके लीवर आर्म से, D माइनस D डैश। अब ये तो हो गया कॉन्क्रीट की साइड से, और आप अगर सिर्फ स्टील की साइड से देखना चाहें तो क्या कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं 0.87 FY AST1 D माइनस 0.42 XU प्लस, अगेन कंप्रेशन साइड में ये है, सेम टू सेम आ जाएगा। इनटू एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील D माइनस D डैश। आई बात समझ में कैसे हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, कैसे हम लोग चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं? बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट है। अब आपको जो एक क्वेश्चन मेरे से पूछना है, सर ये बताओ, आपने सब कुछ बढ़िया समझा दिया, ये FSC कैसे निकलेगा? आपको क्या ये गिवन होगा? हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। अगर क्वेश्चन में गिवन है फिर तो डायरेक्ट है, रखो सॉल्व कर लो। नहीं है गिवन तो ये इनडायरेक्टली गिवन होगा। उसे कैसे अप्रोच करते हैं, उसके लिए मैंने एक बड़ा सब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन यूज़ किया है, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो और कैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करा रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ जब ऑब्जेक्टिव पेपर में बैठो तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको कोई भी एक भी चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसलिए कई बार मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराता हूँ। द मेन एम इज़ नॉट टू कंप्लीट द सब्जेक्टिव पार्ट, वो मैं नहीं करा रहा हूँ, बट टू मेक यू फेमिलराइज विथ ऑल द कंसेप्ट्स विद एन एग्जाम्पल। तो आरसीसी में क्या है, जब तक बड़े क्वेश्चन नहीं करोगे यार समझ ही नहीं आता है, प्रॉब्लम यही है। तो इसी वजह से मेरे को करवाने पड़ रहे हैं। तो देखो एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन अल्टीमेट मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम ऑफ साइज 300 mm बाय 600 mm स्क्वायर। ठीक है, 300 बाय 600 mm की एक बीम है, उसका टोटल एरिया ऑफ टेंशन स्टील 260
2060 mm स्क्वायर एंड एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील ये रहा। इफेक्टिव कवर फॉर कंप्रेशन एंड टेंशन इज 50 mm। इसका मतलब ये है कि जो अपन ये स्टील डाल रहे हैं ना, तो मेन रीइंफोर्समेंट नीचे से 50 mm और ऊपर से 50 mm का हमने कवर दिया हुआ है। M20 है, Fe415 है। एक एक्स्ट्रा चीज़ जो डबली रीइंफोर्स्ड बीम में दी जा रही है वो है आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन टेबल। इस टेबल का क्या यूज़ है अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अपन ने जो ऊपर एनालिसिस के मेथड्स पढ़े हैं ना, सॉरी स्टेप्स पढ़े हैं, उनको यूज़ करो। सबसे पहले तो अपन बढ़िया सी एक ड्राइंग बनाते हैं। ऊपर ये देखो कंप्रेशन स्टील बना दी मैंने, नीचे टेंशन स्टील, नीचे से 50 mm और ऊपर से भी 50 mm। ये 300, नीचे से 50 mm बनाओगे तो इफेक्टिव डेप्थ हो गई 550 mm। बिल्कुल सही। स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर बना दिया सर। जो हमें आता है बस वही करेंगे, ठीक है। एक्सयू लिमिटिंग क्या होगा सर? Fe4158 इज 0.48 D, तो 0.48 D इज 550, बन गया 264 mm। मतलब किसी भी हाल में एक्सयू यानी कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 264 mm से ज़्यादा नहीं जा सकती है। चलो निकालते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। हमें जो सिखाया गया है वही करेंगे। तो हमें तो यही बताया है सर आपने कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए कंप्रेशन टोटल इज इक्वल्स टू टेंशन टोटल। टेंशन का 0.87 Fy इंटू टोटल जो टेंशन में हमारा स्टील का एरिया वो रख देते हैं। साथ में यहाँ पे 0.36 FCK B इंटू XU प्लस FSC माइनस ASC माइनस 0.45 FCK इंटू ASC। बिल्कुल जो मैंने ऊपर करा वो लिख दिया। अब वैल्यूज़ रखते हैं। 0.36 M20, B की वैल्यू 300, XU को XU रख दिया, FSC नहीं गिवन है, चुपचाप FSC रख दो, ASC तो गिवन है, FSC इंटू ASC है ये। तो ये क्या हो गया 804 माइनस का 0.85, FCK इज M20 देन 804 और बाकी सारी चीज़ें भी पता है रख दी। तो पीयूष भाई एक बात बता, तूने तो बताया ही नहीं कि ये स्ट्रेस की क्या वैल्यू होगी, इसको कैसे निकालेंगे अपन। तो अभी के लिए काम करो, इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब आते हैं अपन यहाँ पे कि स्ट्रेन से कुछ निकाल सकते हैं क्या। जैसे कि यार ये टेबल दी है स्ट्रेस स्ट्रेन, तो ये बेसिकली किस स्ट्रेन पे कितना स्ट्रेस होगा वही दी हुई है। अब मुझे ये तो पता है कि यार यहाँ पे स्ट्रेन जो है लीनियर होता है। हो सकता है मैं इस पॉइंट का स्ट्रेन निकाल लूँ, और स्ट्रेन निकाल लूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस मिल जाए मुझे। चलो आइडिया मार रहे हैं, आइडिया यार। देखो अब अपन गए यहाँ लगाओगे 0.0035 डिवाइडेड बाय XU, XU ही है इज इक्वल्स टू ESC डिवाइडेड बाय XU माइनस 50 mm। यही होने वाला है, ये रख दिया। अब वापस फंस गए यार, XU ही तो निकालना है, कैसे निकालेंगे? आ रही है बात समझ में? कई बार क्या हो सकता है आपको वो FSC डायरेक्टली दे दे, पर नहीं दिया है, तो मैं उस वाले कंडीशन को बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। FSC डायरेक्ट दिया हो फिर तो यार कोई दिक्कत ही नहीं है, XU सीधा निकल गया, सीधे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल दो। नहीं गिवन है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन टेबल गिवन है, तो क्या करते हैं, वो केस चल रहा है। देखो बुक्स के अंदर तुम्हें ये लिखा मिलेगा, अगर आप Fe415 यूज़ कर रहे हो तो आइट्रेशंस लगानी होती हैं। तो FSC सबसे पहली आइट्रेशन में आप 350 और 425 यूज़ करो। मैं कहता हूँ मत यूज़ करो। मैं जो अज्यूम करता हूँ ना वो ये बच्चों को याद भी रहता है यार बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी तो जियोटेक पढ़ोगे, एनवायरनमेंट पढ़ोगे, सर्वे पढ़ोगे, हाईवे पढ़ोगे, इतना कुछ हो जाएगा ना रटने को। एक छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चा भूल जाता है। तो मैं कहता हूँ FSC इज इक्वल्स टू 0.85 इंटू टेंशन स्टील। सिंपल, यानी कि टेंशन स्टील जैसे Fe415 है तो 415 इंटू 0.85, ये मेरा फर्स्ट अज्यूम्ड मैं FSC लूँगा, यानी कि स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील लूँगा। मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ इसको। अब तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। देखो ये आ गया 352.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज माई फर्स्ट अजम्पशन फॉर FSC। ठीक है सर, ये अजम्पशन है, ये मैं 0.85 टाइम्स द टेंशन स्टील लेने वाला हूँ। या अगर ये 500 होता तो मैं क्या करता, 500 इंटू 0.85 कर देता। अच्छा, इस सब की वैल्यू को उठा के अब मैंने रख दिया इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 कौन सी है सर? ये जो अपन ने बनाई, यहाँ रखते ही इसको सॉल्व कर लिया। अब भाई अपना XU जो निकल के आया है वो आया 216.38, यानी कि 217 mm अप्रोक्सीमेटली। ठीक है भाई, ये XU लिमिटिंग से तो कम है, बहुत बढ़िया। अब इसी चीज़ को उठाते हैं, हमें XU मिल गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? ये रही।
अब एक्स यू की वैल्यू रख दी तो स्ट्रेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा कंप्रेशन स्टील में? मिल जाएगा सर, रख दो, रखो रखो रखो, रख दिया, स्ट्रेन आ गया ये। ठीक है सर, अब स्ट्रेस स्ट्रेन टेबल से मैं इसको मैच करूँगा और ये देखूँगा कि मेरा जो पहला अजम्पशन था 0.85 टाइम्स द FSC वो सही, ओ सॉरी FSC कह रहा हूँ, FSC इज इक्वल्स टू 0.8 टाइम्स द FY, ये सही भी है कि नहीं। तो हमारे पास ये स्ट्रेन है, टेबल का जो स्ट्रेस स्ट्रेन गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखता हूँ यहाँ पे इंटरपोलेट करना पड़ जाएगा मुझे, मैं इंटरपोलेट करता हूँ और यहाँ नीचे मैंने कैलकुलेशन भी की आपके लिए। ठीक है, इंटरपोलेट करा, अगर मेरा स्ट्रेन ये है तो इसके इंटरपोलेशन से स्ट्रेस कितना आया। ठीक है, इस टेबल के अकॉर्डिंग अपन इंटरपोलेट कर लिया, क्या मिला 349.53, यानी कि मैंने जो पहला तुक्का मारा था, मैंने एक अजम्पशन मारा था, तुक्का मारा था, वो कितना निकल गया 352.75। बट मेरे को IS कोड या कहूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया है वो बोल रहा है कि इस स्ट्रेन पे जो तूने ये स्ट्रेन निकाला है ना, इस स्ट्रेन पे कंप्रेशन स्टील में स्ट्रेस ये होगा। ये चीज़ है इस टेबल के अंदर, यानी कि ये टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील एंड स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील। तो हमारे लिए माई बाप यही है, सिर्फ एक अज्यूम करा, पहले तुक्का मार लिया, उसके स्ट्रेन पे पहुंचे और उस स्ट्रेन के अकॉर्डिंग मेरे को स्ट्रेस पता लग गया। अब आप बोलोगे ठीक है भाई, थोड़ा सा ही तो मिस्टेक थी, करेक्ट कर डालते हैं। मैंने कहा ठीक है यार, फिर से इक्वेशन 1 में तुम ये जो करेक्टेड स्ट्रेस वैल्यू है कंप्रेशन स्टील की रखोगे, बिल्कुल रखोगे। तो इक्वेशन 1 में रखोगे तो XU मिलेगा, यानी कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिलेगी। तो अगेन रखा इक्वेशन 1 में, तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आई 217.58, इसको 218 mm कह देते हैं। वेरी गुड, 218 mm मिल गई। अब 218 mm मिल गया तो इसको वापस इक्वेशन 2 में रख दो, वो स्ट्रेन वाली इक्वेशन जो दिखाई, और रीचेक करो तो हमें फिर से स्ट्रेन मिला ये 2.697 इन 10⁻³ और पहले स्ट्रेन कितना मिला था 2.693 और अब मिला है 2.697, अप्रॉक्सीमेटली सेम, बहुत ही छोटा चेंज। इसका मतलब मैं ऑलमोस्ट सही हूँ। तुम चाहते हो नहीं सर एक और बार आप इंटरपोलेशन कर दो, हमें बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, तो आप एक और बार इंटरपोलेट कर लो। चलो, वैसे एक बार में ही आ जाता है, एक और बार करेंगे तो अब स्ट्रेस कितना हो गया 349.64 और अपन ने फर्स्ट के बाद कितना निकाला था 349.53। देख रहे हो अप्रॉक्सीमेटली आसपास है, इसलिए तुम 0.85 इंटू वो वाला FY करना, मेरे को वही तरीका अच्छा लगता है। ठीक है, सो इसका मतलब मुझे पता चल गया 218 मानो, कंपेयर कर लेते हैं XU लिमिटिंग 264 है, 218 इसका मतलब अंडर रीइंफोर्स्ड बीम है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा अब तो आपको पता ही है सर, डबली रीइंफोर्स्ड बीम है 0.36 FCK B इंटू XU, ये वैल्यू रख दी, FSC SC माइनस कॉन्क्रीट वाला पोर्शन और इसका लीवर आर्म, सब रख के आराम से सॉल्व कर दिया, वी गॉट 352.803 किलो न्यूटन मीटर। तो ये मैंने क्वेश्चन स्पेशली इसलिए चूज़ किया है ताकि आपको दो कंसेप्ट मिल जाएं, क्योंकि या तो मैं छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चूज़ करूं इनको करवाऊं, इससे अच्छा एक बड़ा ऑब्जेक्टिव कंटिन्यूस क्वेश्चन करा दूं जिससे आपको यही पता लग जाए कि डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम बनती कैसे। कई बार आपसे ये वाले क्वेश्चन पूछ लेंगे वो कि भाई ये बताना इसमें स्ट्रेन कितनी है, अगर आप XU 200 है तो बताना कितनी हुई। तो एक तो ये स्ट्रेन इज लीनियर वाले पोर्शन से डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम में पॉइंट पे स्ट्रेन ऐसे मिलती है सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। दूसरी बात, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हो, उन्हें भी पता है इतनी आप टेबल वेबल नहीं देने वाले और हैंड से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, या गेट में जो कैलकुलेटर है वो ऑनलाइन होता है, वो बहुत ही बेकार वाहियात किस्म का कैलकुलेटर होता है, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ होती रहती है उसमें बच्चों से। तो उस केस में वो लोग खुद ही FSC दे देते कि अज्यूम कर लेना FSC, तो एक ही लाइन में आपको आंसर मिल जाता है। तो मैं आपको कंसेप्ट बनाने के लिए ये बड़ा क्वेश्चन करवा रहा था। अब बात करते हैं डिज़ाइन की। देखो अगेन डिज़ाइन के क्वेश्चन कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ ही नहीं सकते, बिकॉज डिज़ाइन के लिए तुम्हारी जो इच्छा है, डिज़ाइनर की जो डिज़ाइन होती है वो अपने हिसाब से होती है, बट इसके स्टेप्स पूछ लेते हैं वो लोग रिटन फॉर्म में, ABCD बताओ कि कौन सी चीज़ का कौन सा स्टेप लोगे, या इनमें से कौन सा स्टेप
डिज़ाइन ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए अब थोड़ा सा कुछ तो पता हो। बट यहाँ तो मैं तुम्हें कंसेप्ट देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन डिटेल अच्छे से डिस्कस करूँगा और एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लूँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। बट आई गेस इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले एक बार डिज़ाइन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप आराम से बस लॉजिक देखना। ये देखो कि साइज ऑफ बीम जो है वो नोन है, केस 1 ले लेते हैं डिज़ाइन के लिए, साइज ऑफ बीम नोन है और लोड ऑन बीम गिवन है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तो यार अपने को ये पता कर लो कि जो ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, जो गिवन साइज़ है, जो बी और डी है, उसको अगर सिंगली रीइंफोर्स रखता हूँ, क्योंकि वहीं से हमारी सारी चीज़ आरसीसी की स्टार्ट हो रही हैं, मतलब बीम्स में स्टार्ट हो रही हैं। सो पहले सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का लिमिटिंग सेक्शन डिज़ाइन करता हूँ, रख दिया। ये QBD² आपको पता है, पिछले लेक्चर्स में चेक करना कैसे मैंने बहुत अच्छे से टेबल बनवा के आपको समझाया है सारा। अब मैंने देखा ये जो लोड था बीम का, ये बेंडिंग मोमेंट था, इसको फैक्टर्ड करके बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट बना लिया। अब मैं क्या चेक करूँगा कि बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टिंग लिमिटिंग से कम है, ज़्यादा है, क्या है। अगर सपोज करो मोमेंट ऑफ रेजिस्टिंग लिमिटिंग किसके लिए, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के लिए ज़्यादा है बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट से, तो इसका मतलब मुझे डबली रीइंफोर्स्ड बीम की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम से काम चला लूँगा। डबली रीइंफोर्स्ड बीम कब यूज़ करते हैं, जब बेंडिंग मोमेंट, जो अप्लाइड एक्सटर्नल लोड वाला बेंडिंग मोमेंट है, वो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के लिमिटिंग सेक्शन से आने वाले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। देन ओनली डिज़ाइन फॉर डबली रीइंफोर्स्ड बीम, एल्स गो फॉर सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। अब आपको पता है क्या करना है, दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर देना है। दो पार्ट में कौन कौन सा सर, पहला वही सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम पार्ट, दूसरा जो इमेजिनरी कॉन्क्रीट साइज्ड पार्ट प्लस, जैसे कि हमने ऊपर किया था, प्लस कंप्रेशन स्टील एंड AST2, ये वाला पोर्शन कर दें ब्रेक। अब देखो जी AST1 है, डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं, डिज़ाइन में आपको याद होगा XU को क्या मान लेते हैं, XU लिमिटिंग, अपना काम ही आसान हो गया। अब XU लिमिटिंग मानूंगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 आ जाएगा। और इसका भी नीचे देखते हैं क्या करते हैं अपन, ओके। तो MOR 1 आ गया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 आ गया सर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 आ गया, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 निकाल लेते हैं। जितना अब मेरे कंप्रेशन स्टील को झेलना है वो बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट्स में से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 निकाल दिया, यानी कि मैंने टोटल मोमेंट को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, टू बी रेजिस्टेड बाय अ सिंगली रीइंफोर्स्ड पार्ट एंड बाय कंप्रेशन एंड टेंसाइल स्टील। ये है इसका मेन कंसेप्ट, बाकी तो मैथ्स है। मेन जो फिजिकल कंसेप्ट है वो है डबली रीइंफोर्स को तोड़ो, सिंगली रीइंफोर्स का मैक्सिमम लिमिटिंग सेक्शन उठाया, प्लस अब बचा कुचा इसका, ये जो कंप्रेशन स्टील है इसको रेजिस्ट करना पड़ेगा, और ये टेंशन स्टील जो बची कुची इसको रेजिस्ट करना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट का बचा कुचा पार्ट। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 निकाल लिया। अब आपने 2 निकाल लिया तो एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील 2 पता लग जाएगा, 0.87 FY/AST2, ठीक है, इंटू D माइनस D डैश, करेक्ट। सब कुछ आ गया, AST1 भी आ गया, AST2 भी आ गया, सब कुछ निकाल लिया अपन ने। और इसको चेक कर सकते हैं अपन, ये मिनिमम है, मैक्सिमम के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो अपन वही जो अपन करते हैं ना, 0.85 FY इंटू BD, और इसके लिए होता है 4% ऑफ BD, इसी से चेक होगा ये, ठीक है सर। ये कर लिया सारा काम। अब बात करते हैं कंप्रेशन स्ट्रेन की एट कंप्रेसिव रीइंफोर्समेंट बार्स। ये तो वही अपन ने जो सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी से निकाला, XU को XU लिमिटिंग से रिप्लेस कर दिया, माइनस D डैश बाय XU लिमिटिंग इनटू दिस थिंग। अब यहाँ पे आप अपना जो स्ट्रेन होगा उसको निकाल लोगे XU लिमिटिंग की वैल्यू रख के, XU लिमिटिंग की वैल्यू रखोगे, वो जो हम निकालते हैं आपको ESC यानी कि स्ट्रेन इन कंप्रेसिव पार्ट पता लग गया। अब आप क्या करेंगे, वो जो टेबल थी ना उसमें पहले अज्यूम कर रहे थे, इस बार अज्यूम भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप पकड़ोगे यार ये वाला है, ये ले स्ट्रेन मेरा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन इस बार डायरेक्ट मिलेगा, आपको आइट्रेशन भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रख दिया, सॉल्व कर लिया, कंप्रेशन स्टील का स्ट्रेस निकाला,
और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 निकाल दो। अब स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ दिस कंप्रेशन स्टील माइनस 0.45 FCK बी इंटू एस इन डी माइनस डी डैश। तो यहाँ पे हम उल्टा काम करते हैं, पहले एनालिसिस के अंदर हम अज्यूम करते हैं एफएससी और उसको चेक करते हैं, रीचेक करते हैं, जबकि डिज़ाइन पे सब कुछ अपने हाथ में है। डिज़ाइन में कोई भी नमूनाबंदी करने से अच्छा है खुद ही लिमिटिंग के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करो और उसके बाद स्ट्रेस को निकालो और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 निकाल के एरिया ऑफ स्टील निकाल लो। अब इसका एग्जांपल भी बताता हूँ। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्लॉज है 26.5.1.2 किसका, अपने IS 456 2000 का। इसमें क्या लिखा है, द मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेसिव रीइंफोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड, जो एरिया ऑफ कंप्रेसिव रीइंफोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड 4% ऑफ एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। आई बात समझ में, 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वही जो पहले टेंसाइल रीइंफोर्समेंट वाला काम था वही। बट यहाँ पे कोई मिनिमम चेक करने की ज़रूरत है नहीं, या मिनिमम नहीं चेक करते, सीधे कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट में क्या चेक करते हैं, मैक्सिमम। अब इससे रिलेटेड मैंने अब आपके लिए एक न्यूमेरिकल डिज़ाइन किया है। इसने कहा डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर रीइंफोर्स्ड बीम ऑफ साइज 400 बाय 600 mm, ओवरऑल डेप्थ subjected to a live load of 50 kN meter excluding self weight over a simply supported span of 7 meter, M25 Fe415 LSM यूज़ करना, स्ट्रेस स्ट्रेन टेबल दे रखी है। ठीक है भाई, लाइव लोड कितना दिया है 50 kN पर मीटर, डेड लोड बाई 4 और ये इंटू 6 पर मीटर यानी कि 1 मीटर इंटू 25 क्या होता है 25 है हमारी गामा यानी कि डेंसिटी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है ना। तो ये रख दी तो मेरे को डेड लोड मिला कि नहीं, मिल गया सर 6। तो आपका टोटल यूडीएल रेट है 56 किलो न्यूटन पर मीटर। अब मुझे इसे अल्टीमेट करना पड़ेगा, करेक्ट। अल्टीमेट करने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया अल्टीमेट यूडीएल 84 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इसके अकॉर्डिंग हम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। बेंडिंग मोमेंट यूडीएल के लिए कितना होगा, WL²/8 मैक्सिमम, ठीक है ना। तो यहाँ ये आ गया 84 इंटू L²/8, मिल गई ये वैल्यू। मतलब मुझे मूवमेंट के लिए डिज़ाइन करना है, इतने मूवमेंट के लिए बीम डिज़ाइन करनी है 400/600 की। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एक काम करो, सिंगली मानो पहले तो, और पता करो कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम माने हम 400/600 में, तो वो कितना मूवमेंट रजिस्ट कर सकता है। तो लिमिटिंग सेक्शन रख दी, वैल्यू निकल के आई 417.45 किलो न्यूटन मीटर। भाई देखो, जो डायरेक्टली ये देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि पुराने लेक्चर देख लें, एक दो पुराने जो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है उनमें मैंने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हुई हैं, इसलिए मैं उनको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। पर हमको मैक्सिमम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की तरह अगर डिज़ाइन करता हूँ तो मैक्सिमम कितना झेल सकते हैं 417, बट हमें झेलना कितना है 514.5। इसका मतलब इसको कैसे डिज़ाइन करना पड़ेगा, डबली रीइंफोर्स के अकॉर्डिंग। चलो भाई, एक काम तो हो गया हमारा कि इसको ब्रेक कर दो दो पार्ट्स में, जिसके अंदर सबसे पहले सिंगली रीइंफोर्स पार्ट क्या देते हैं, यहाँ पे अब हम इसे ब्रेक कर देते हैं। देखो देखो डिज़ाइन में यही है कि आपको एक तो टेंसाइल स्टील भी निकालनी है, साथ में कंप्रेसिव स्टील भी निकालनी है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैंने इसको एक सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में ब्रेक कर दिया है और इस भाई को कह दिया हमने AST1, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा AST2 एंड दिस इज एरिया ऑफ कंप्रेशन C। तो अब हमको मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता है 1 के लिए 417.45 है सर, तो उसको डायरेक्टली अपन इक्वेट कर देते हैं 0.87 FY इंटू लीवर आर्म से। तो आपको एरिया ऑफ टेंशन स्टील इन फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो वही काम यहाँ पे हमने किया है। अब ये रहा, नीचे देखें,
थोड़ा सा रुको, थोड़ा आज हैंग कर रहा है। बहुत ही स्लो चल रहा है आज। Now you can see that 0.87 Fy d minus 0.42 XU limiting into ST1 is moment of resistance 1 के बराबर होगा। रख देते हैं सारी वैल्यूज़, विल गेट द एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील ड्यू टू दैट थिंग। मिल गया सर, यानी कि ये वाला पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट है, ये कैसे करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट कितना बचा जो पार्ट 2 को रेजिस्ट करना है, अल्टीमेट में से 1 का हटा दो, तो वो मिला 97.05 किलो न्यूटन मीटर को रेजिस्ट करना है। अब यही चीज़ से आप एरिया ऑफ स्टील 2 भी निकाल सकते हो, टेंसाइल स्टील पार्ट 2, वो निकाल दिया यार। उसका लीवर आर्म पता है ना, अलग होगा, डी माइनस डी डैश, इसलिए मैं अच्छे से फिगर बना के एक्सप्लेन किया था ऊपर। वी गॉट दैट थिंग ऑल्सो, यानी कि हमको मिल गया, टेंशन स्टील्स मिल चुकी हैं। और टेंशन स्टील को AST1 प्लस AST2 कर देता हूँ। अब इसको चेक कर लेता हूँ, भाई कहीं मिनिमम से कम तो नहीं और मैक्सिमम से ज़्यादा तो नहीं है, चेक कर ले दिया। तो वी गॉट दिस थिंग, ओके। 3170 960 से ज़्यादा नहीं है और 450 से कम नहीं है, बिल्कुल ओके है। बहुत बढ़िया यार, ये काम अच्छा हो गया। अब आई विल गो थ्रू दिस थिंग, वो जो टेबल है डबली रीइंफोर्स्ड वाली, उसको यूज़ करूँगा। अब हमें XU लिमिटिंग तो पता है, D डैश पता ही है, ये हमको पता ही है, रख दी वैल्यू, निकला है कितनी 0.00284 स्ट्रेन। अब जाऊंगा सीधे टेबल पे, इंटरपोलेशन मारूंगा और पता कर लूंगा FSC कितना निकल गया 351.77। तो 351.77 सीधे रखो एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील MOR2। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा MOR2 हमने बताया था कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 किस किस की वजह से है, टेंशन की वजह से एंड कंप्रेशन की वजह से। कंप्रेशन में क्या क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील इंटू FSC माइनस 0.45 FCK इंटू एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, फिर D माइनस डी डैश इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2। अब इसमें से ASC बाहर ले लेते हैं, वही किया, यहाँ पहुँचा दिया, एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील आ गया। ये किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 4% BD, चेक कर लिया, 9600 से ज़्यादा नहीं, ओके। तो इस तरीके से मैंने फाइनली अब डिज़ाइन कर ली है एक बीम। पता चल गया है कि 506 जो है वो कंप्रेशन स्टील है, AST2 पता चल गया, AST1 पता चल गया, ले दे के ये सब कुछ पता चल चुका है। ये होता है डिज़ाइन का तरीका। डिज़ाइन सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप कंसेप्ट समझ जाएं कि हम स्टेप में कर क्या रहे हैं। अब सपोज करो इसी चीज़ में वो आपसे बोलता है कि नहीं यार मैंने तेरे को वो नहीं देने हैं, साइज़ नहीं देना है, तो क्या करोगे? जैसे हमने सिंगली रीइंफोर्स बीम में किया था, साइज़ गिवन ही नहीं है, सिर्फ लोड गिवन है, तो सबसे पहले तो फैक्टर्ड कर लो। अब आप अज्यूम करोगे B और D, जनरली कैसे अज्यूम करते हो, वही 300/600 mm, यही मैंने आपको बोला है, वही अज्यूम करना है। और B इन जनरल कितना रखते हैं अपन, D/2 के बराबर रखते हैं। सबसे पहला काम, अब डबली रीइंफोर्स डिज़ाइन करना है तो आप एक तो सिंगली और एक ही पार्ट को डिज़ाइन करोगे। सिंगली रीइंफोर्स्ड किसके अकॉर्डिंग चलेगा, लिमिटिंग। अब तो आपको सब कुछ समझ में आ ही गया कि XU लिमिटिंग कैसे करना है। उठाया, चेक किया, बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा हो गया, डबली रीइंफोर्स्ड बीम डिज़ाइन करनी है। ठीक है सर, आ जाओ। अब क्योंकि XU लिमिटिंग पता है, सीधे हमें MOR1 पता है, सीधे निकालिए ST1। MOR2 पता चल गया, अल्टीमेट में से माइनस कर दिया MOR1, बिल्कुल ऊपर वाला काम कर रहा हूँ। AST2 पता चल गया सर, AST1 AST2 पता चल चुके हैं। लो बीम के टेंसाइल रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन हो गई, तो उनको चेक करना पड़ेगा IS कोड के अकॉर्डिंग मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है कि नहीं। अब आ जाओ सर कहाँ पे, 7 स्टेप पे, जहाँ पे हमें स्ट्रेन गिवन होगा सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज़ की वजह से निकाला हुआ है हमने, उसमें हमें XU लिमिटिंग की वैल्यू डालेंगे, फिर स्ट्रेस को फाइंड आउट कर लेंगे। स्ट्रेस फाइंड आउट कर लिया तो फिर हम एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील फाइंड आउट कर लेंगे। लो हो गया, और एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील को फिर चेक कर लेंगे, 4% से ज़्यादा है कम है। तो ये तरीके हैं। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अननेसेसरी अब टाइम वेस्ट होगा,
सो टाइम भी बचाना है, मेन फोकस तो ऑब्जेक्टिव ही है, बट सब कुछ ऑब्जेक्टिव का कवर हो जाए इसलिए डिज़ाइन को पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। डिज़ाइन से थोड़ा आपको सोचने का मौका मिलता है। अब आराम से आप जब इसको देख लो तो आराम से बैठ के 10 मिनट सोचना, क्योंकि जब मैंने स्टेप बता दिए उनको रटने की कोशिश करोगे कुछ समझ नहीं आएगा। इससे अच्छा आराम से बैठ के लॉजिकली ये सोचना कि ये स्टेप क्यों हुआ है, आपको बिल्कुल ईजीली समझ में आ जाएगा। तो कुछ ESE गेट और उन पर से क्वेश्चन थे, वो मेरे को, मैंने जितनी अच्छे से आपको ये थ्योरी डिस्कस की ना उस पर डायरेक्टली बेस्ड थे, इसलिए मैंने स्ट्रेस आउट किया। इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू क्वेश्चन लेट मी फोकस मोर ऑन कंसेप्चुअल एक्सप्लेनिंग, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया। तो एक दो क्वेश्चन फिर भी यहाँ पे मेरे को ऐसे मिले जो थोड़े डिफरेंट थे, तो वो क्वेश्चन में से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसमें ये था, व्हाट इज द अजम्पशन इन स्टील बीम थ्योरी। देख रहे हो, स्टील बीम थ्योरी ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम। अब स्टील बीम थ्योरी ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम में आपके क्या अजम्पशन है? पहली चीज़ तो ऐसी कोई चीज़ मैंने पढ़ाई अभी तक, मैं बोलूँगा नहीं भाई नहीं पढ़ाई। इसकी कोई ज़रूरत होती है? नहीं भाई नहीं होती है, अपने आप में एक थ्योरी है, LSM जैसे अपन पढ़ते हैं ऐसी, और इससे डिज़ाइन नहीं करना है। टू बी स्पेसिफिक, हम LSM से ही डिज़ाइन करेंगे, हमारे कोड वही बोलता है। अब पर इस थ्योरी में है क्या, कुछ तो पता होना चाहिए ना, कि टिक कर दें। कभी ESE में क्वेश्चन आ गया तो SSC JEE में भी इसके आने के चांसेस हैं, तो टिक कर दें। ठीक है, देखो क्या है। ये मानता है कि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है बीम का, इवन डबली रीइंफोर्स बीम की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, इवन डबली रीइंफोर्स बीम में जो मूवमेंट है वो सारा के सारा स्टील रेजिस्ट करती है। यानी कि कंक्रीट का कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब कंक्रीट इज वीक इन टेंशन एंड कंप्रेशन, मतलब कंक्रीट कोई स्ट्रेस नहीं ले रहा है, सारा स्ट्रेस कौन ले रहा है? कंप्रेशन स्टील एंड टेंशन स्टील। सो ऑल द मूवमेंट इज रेजिस्टेड बाय स्टील ओनली। ऑसम, बहुत बढ़िया। अब आओ, अब इसमें RCC इक्विवेलेंट सेक्शन फॉर स्टील बीम, मतलब जो अपन स्टील बीम बनाते हैं ना, ये वाली सॉरी डबली रीइंफोर्स बीम बनाते हैं ना, स्टील बीम कह रहा हूँ सॉरी, डबली रीइंफोर्स बीम बनाते हैं, उसमें अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये डॉट 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 बना दिया है, क्यों? क्योंकि यार अब कंक्रीट को कैलकुलेशन में तो लेना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो स्टील रीइंफोर्समेंट है यही मूवमेंट को रेजिस्ट करेंगी। तो एक चीज़ तो पक्की है, ये अपने आप में कैसी होनी है? स्टेबल होनी है। नीचे आएगा सर टेंशन, ऊपर आएगा सर कंप्रेशन, तो इसका मतलब स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील हैज़ टू बी इक्वल्स टू स्ट्रेस इन टेंशन स्टील। ये क्या LSM में मैंने एक बार भी बोली ऐसी कोई वर्ड? नहीं, एक बार भी मैंने नहीं बोला कि कंप्रेशन स्टील का स्ट्रेस और टेंशन स्टील का स्ट्रेस आपस में बराबर है। इवन कैलकुलेशन में भी देखो 0.85 टाइम्स दी FY की बात की थी मैंने, यहाँ देख रहे हो बराबर है। यही स्टील बीम थ्योरी का पहला पार्ट है कि स्ट्रेस टेंशन स्टील और कंप्रेशन स्टील में बराबर है, कंक्रीट को लेना ही नहीं है। अगर आपको बोले एक और क्वेश्चन आ जाए कि भाई स्टील बीम को कहाँ यूज़ करा जाता है, तो वहाँ यूज़ करा जाता है जहाँ पे एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील थोड़ा ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू एरिया ऑफ टेंशन स्टील। आ गई बात समझ में? ये वाली चीज़ याद कर लेना भाई, मेरे से अब ये मत सोचना रहे अभी तो आपने इक्वल कहा, यहाँ स्ट्रेस बराबर हो गया तो एरिया भी बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए। नहीं, कई बार एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील भी ज़्यादा लेना पड़ जाता है, वहाँ पे अगर ज़्यादा हो जाए तब भी हम स्टील थ्योरी को यूज़ करेंगे फॉर आर डिज़ाइन। अब इसमें ज़्यादा हो गया, लेस देन और इक्वल टू दोनों की मैंने बात की, ध्यान से देखो। इक्वल टू तो ये बैलेंस्ड पॉइंट हो गया, बट यहाँ पे थ्योरी ये कहती है क्या है, स्टील कंप्रेशन में ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू टेंशन। ये एक पुरानी एक ऑब्जर्व्ड नॉलेज है। तो ये बोलते हैं स्टील थ्योरी के अकॉर्डिंग, स्टील बीम थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि भाई ऐसा करो, कंप्रेशन में स्टील ज़्यादा अच्छा बिहेव करता है, और अपन क्या करते हैं ज़्यादा एरिया ऑफ स्टील ले लेते हैं, यानी कि जो ज़्यादा मूवमेंट है वो कंप्रेशन स्टील फेस करेगी और कम जो है वो टेंशन स्टील फेस करेगी। यही कारण है कि एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील ज़्यादा होगा तो आप स्टील बीम थ्योरी की बात करोगे। बट इन LSM एरिया यानी कि एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील इज़ ऑलवेज लेस देन एरिया ऑफ टेंशन स्टील। ये याद रखना, LSM में आपको हमेशा यही मिलने वाला है। तो अभी एज पर गिवन आर डिस्कशन सबसे बेस्ट कौन सा है? ओनली स्टील बार रेजिस्ट टेंशन, नहीं वो कंप्रेशन भी रेजिस्ट करता है, एक गलत। ओनली कंक्रीट का तो कोई लेना देना ही नहीं स्टील बार थ्योरी में, सॉरी स्टील बीम थ्योरी में।
स्ट्रेस इन टेंशन स्टील इक्वल्स टू स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, बिल्कुल सर, ये लिमिटिंग मतलब केस है हमारा। और ये भी ऑप्शन में आ जाए कि कल को भाई स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील इज मोर देन स्ट्रेस इन टेंशन स्टील, तो वो भी सही करके आना यार, ठीक है ना। तो बोथ स्टील एंड कंप्रेशन रेजिस्ट कंप्रेशन, नहीं गलत, तो बेस्ट ऑप्शन इज सी। कई बार तुम्हें ऑप्शन देख के बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है। तो दिस इज ऑल दोज थिंग्स विच आई फाउंड रियली इंपॉर्टेंट एंड वर्थ डिस्कसिंग फॉर डबली रीइंफोर्स बीम। इसलिए मैंने बहुत टाइम दिया फॉर डिज़ाइन, फॉर एनालिसिस, और एक बड़ा क्वेश्चन करके आपके सामने रखा है। अब इससे देखो आपका सब्जेक्टिव का भी बेस बन गया और ऑब्जेक्टिव के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आपसे अब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना डबली रीइंफोर्स बीम में, अगर आपने मेरा ये लेक्चर देखा है, आई एम डैम श्योर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। So before leaving, I request you guys to subscribe this channel, share it with your friends. If you have any query, please mention it in the comment section below. And thank you. Keep practicing. God bless you all.